जब बीजेपी में टॉप लेवल पे कुछ आइडियाज़ आए बाहर से, टॉप लेवल पे डिस्कशन करने के लिए कि सेकंड फेज के लिए ये करना चाहिए, तो सीधे ये निर्देश दिया गया कि कीप इट सिंपल। पहला फेज में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुमत में जा रहे हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, दबाव में होते हो, तो बहुत कुछ ट्राई करते हो, बहुत कुछ उठपटांग बोलते हो, जो कि टीएमसी करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी एकदम कूल कमांड। आज के 2 दिन की अगर बैठक की बात करें सौरभ, हाँ, ये बीजेपी काउंटिंग डे को लेकर के क्या बैठक कर रही है? अब सोचिए, काउंटिंग डे के बैठक, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का मानना था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 50-55 सीटें ऐसी खराब हो गई जो कि हम जीतते, लेकिन काउंटिंग में हेरफेर हुई, गड़बड़ी हुई, हमारे लोगों के साथ को या तो भगा दिया गया या फिर हमारे लोग बहुत इक्विप्ड नहीं थे इंफॉर्मेशन के मामले में। तो ये 2 दिन की बैठक है, आज 3 बैठक, कल 3 बैठक। एक बैठक में लगभग 30 विधानसभा के 6 लोगों को बुलाया जा रहा है, और उनको बुलाकर भूपेंद्र यादव, जो कि 16-17 राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी, वो बता रहे हैं कि आपको जब काउंटिंग होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेट पेपर कैसे, बैलेट वोट कैसे खुलना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, ईवीएम जब खुल रहा है तो उस पर किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन करे तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज करें। उसके पीछे वजह यह है सौरभ कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग काउंटिंग में लगे रहेंगे, उनका 3-3, 4-4 बार का एक्सपीरियंस है काउंटिंग कराने का, ज़्यादातर का। दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता कई बूथ पे, कई विधानसभा में नए हैं, उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं उस तरफ में, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग करके 2 दिन की ट्रेनिंग कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। और बीजेपी का टॉप लीडरशिप, जैसे भूपेंद्र यादव की बात कर लें या सुनील बंसल की बात कर लें, जो वहाँ पे चुनाव संभाल रहे हैं, आमतौर पर होता है कि वोटिंग के बाद वो दिल्ली या दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोनों के दोनों 4 तारीख तक उनको वहीं रहना है, वहीं रह रहे हैं। तो ये काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, काउंटिंग में आप अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ लगे रहें। चलिए, मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि ये सतर्कता भी सब बरत रही है भाजपा, लेकिन ये जो 29 और 4 के बीच में जो हम देख रहे हैं, कल जो हुआ रात को, आज भी एक आध जगह से, आज सुबह भी लोग पहुंचे वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, फिर उसके बाद कोलकाता पुलिस को बीएनएस की 163 धारा लागू करनी पड़ी कि हाँ कोई 5 लोग जमा नहीं होंगे। तो उससे क्या मिल जाता है? ममता बनर्जी को 4 घंटे कल स्ट्रांग रूम में बैठ के क्या मिल गया? कोई जिस चीज का सारा डिस्प्ले बाहर मॉनिटर पर दिया जा रहा है, सीसीटीवी का दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। टेक अवे सौरभ 2 चीज़ है। पहली बात तो ये है कि वो अपना ग्राउंड तैयार कर रही है 4 तारीख के बाद के लिए, कि ये बताएं कि हाँ हारे नहीं हराएंगे। और अचानक पूरे चुनाव में 226 200 के पार का आंकड़ा नहीं आया, अब आ रहा है अचानक से 226 का, तो वो मैसेजिंग वो है। और दूसरी चीज़ आप उसमें एक और देखें टेक अवे, क्या बीजेपी को ये कहने की जरूरत पड़ रही है पब्लिकली कि हाँ आप यहाँ पे लोग रहें, हमारे लोगों को भी रहना चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं 4 घंटे हूँ तो आप लोग भी खड़े रहें, आप लोग भी रह सकते हैं। मतलब क्या है उसका कि आपका सिस्टम आपको उस रूप में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अन्यथा ये कहने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं थी, एक निर्देश खाली से अंदर से आता कि भाई सबको अपने अपने बूथ पे रहेगा, सब होते। ये भी बोला कि मैं चाहूं तो एक झटके में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो आके बोलने का मतलब ही है कि वो दिखा रही है कि भाई हमारे पास सिस्टम उस रूप में नहीं है। और 2021 में बीजेपी जिस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, ममता बनर्जी के कितने सांसद आपको ग्राउंड पे उस रूप में मेहनत करते हुए दिखे थे? तो उससे समझ में आ रहा है ना कि ढांचा आपका क्या है। और ये जो शह और मात है ना, मुकाबला इन दोनों में है ही नहीं। अमित शाह की स्ट्रेटजी है वो सारी चीज़ें, और ममता बनर्जी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी या जो सिस्टम। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से लोग नफरत कर रहे हो या उनके जो सपोर्टर हो अब उनसे चिढ़ रहे हो, उस सिस्टम से चिढ़ है जिस काम को इन्होंने किया। और ये बीजेपी का भी मानना है कि अगर उस चीज़ को ये काउंटर कर ली होती तो मुकाबला शायद डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको फ्री छोड़ दिया। और एक एक्सपीरियंस लेके बीजेपी आई है उड़ीसा का। नवीन पटनायक आज भी बहुत लोकप्रिय हैं उड़ीसा में, लेकिन उनका नीचे का जो कैडर है वो बहुत ही करप्ट था, उससे लोग परेशान थे। तो वो जनादेश उसके उस सिस्टम के खिलाफ था। तो ये समझ में आ गया कि जो पॉपुलर है उस पर अटैक मत करो, फिर मामला पलट जाएगा। जो अनपॉपुलर है उसको और अनपॉपुलर करने की कोशिश कीजिए, उस पर अटैक कीजिए। सर एक चीज फिर अभी भी जो थी थोड़ी और नहीं समझ में आई है, ये प्रमाइस के साथ कि ये बहस हम मान के चल रहे हैं तब कि बीजेपी आ रही है, तो ये कैसे, ये सत्ता पलटी कैसे? आपने एक शब्द दिया था एक बार हमें हमारी बातचीत में कि बंगाल इज अ पार्टी सोसाइटी। इसकी पार्टी हर जगह है, समाज के हर जगह पेनिट्रेशन है पार्टी का, टीएमसी का। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, बताया कि भाई बीजेपी को लगता है कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी हुई क्योंकि उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी थे उस काम में, तो उन्होंने कुछ सीटों पर हमारा नुकसान कर दिया काउंटिंग के दिन। वो अचानक से वो सारा
वो सिस्टम, वो तंत्र जिसने जो फेवर्स के लिए जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ, वो अचानक कोलैप्स कैसे कर गया? एक सीआरपी लग गई, सेंट्रल फोर्स लग गई, उसने वो नहीं, लोगों में डर निकाल दिया, आप अपने मन का वोट दे सकते हैं, इतना तो समझ में आया। बाकी सारे एक्सटेंशन कैसे टूट गए अचानक? देखिए उसमें क्या है कि बंगाल में जो पार्टी सोसाइटी, द्वापायन भट्टाचार्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, बट वो रूलिंग पार्टी सोसाइटी है। रूलिंग पार्टी। अच्छा, बड़ा यूनिक है लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। बाकी जगह आप बोलेंगे कि मैं बीजेपी में लीडर हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे है आई डू पार्टी, कि मैं पार्टी करता हूँ, कि मैं सीपीएम करता हूँ या बीजेपी करता है। ये मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ये टीएमसी करता है, आई डू पार्टी मतलब वो कोई उसके बीच में गैप नहीं है, अद्वैत है ये। पार्टी और व्यक्ति जो है वो अद्वैत का सिद्धांत है, वो सीधा पार्टी घुस जाती है आत्मा में। और बड़े अच्छे से बोलेगा कि ये नया नया बीजेपी करना शुरू किया है, मैं पहले से सीपीएम अच्छा। पहले हम सीपीएम करता था, अब हम बीजेपी करता है।